सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज है संडे और एक स्पेशल सेशन करने वाले हैं सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक यानी कि एसबीटी पे। एसबीटी में क्या होता है, आपके सामने सेंटेंसेस दिए होंगे, मैं हर सेंटेंस के हर वर्ड को ब्रेक करता हुआ चलूँगा। ब्रेक करके सेंटेंस खुद बताएगा आपको कि कहाँ पे एरर रखी हुई है, कौन सा वर्ड पहले कौन सा वर्ड बाद में, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो ये एसबीटी मेथड अपने आप में इंग्लिश में मैथ्स का लॉजिक लगाने वाला मेथड है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बड़ा फ़ायदा मिलता है इस टेक्निक के जरिए। अब कुछ क्वेश्चंस ही मैंने आपके सामने रख दिए हैं, मेंस लेवल के हैं, एसएससी बैंक्स के, जिनमें सेंटेंसेस को करना है इंप्रूव। मेथड को लगाते जाएंगे, अपने आप सेंटेंस इंप्रूव होता चलेगा। चलिए शुरू करें क्लास को। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं। कोशिश यही कर रहे हैं, जो कंटेंट यूट्यूब पे नहीं है, पेड कोर्सेज में भी नहीं मिल रहा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेल्सन मंडेला वॉज वन ऑफ दोज गांधीयंस हु डिड व्हाट ही बिलीव्ड। कह रहे जी जो मंडेला साहब थे, नेल्सन मंडेला, वो थे वॉज वन, एक, उन गांधीयंस में से, उन गांधी की विचारधारा में चलने वाले लोगों में से। और कौन से लोग? कह रहे जी वही मंडेला जिन्होंने वही किया, हु डिड, जिसको, वट ही बिलीव करते थे, जिस चीज़ में उनका यकीन था। आई बात समझ में? नेल्सन मंडेला उन गांधीयंस में से एक थे, ये वही गांधीयन थे जिन्होंने वही किया जो इसमें उनको यकीन था, वट ही बिलीव्ड। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये कह रहा है जी इसमें हो सकती है एरर। अगर लग रही है एरर तो एक बार चेक कर लो, फिर मैं इसको ब्रेक करने वाला हूं, आप खुद देखोगे एरर अपने आप बताएगी। चलो सस्पेंस नहीं बनाएंगे, कोशिश खुद से कर लेना, ठीक है। नेल्सन मंडेला सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट नंबर 1। वॉज इसकी वर्ब है, वर्ब नंबर 1। सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंकिंग वर्ब ने जोड़ा हुआ है, 1 बन गया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है गांधीयंस, प्लूरल है, और वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है। ये शर्त भी जो है, कंडीशन जो है पूरी हो गई। दोज यहाँ पे एक प्लूरल नाउन के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है, दोज गांधीयंस। अब देखो आगे आ रहा है हु नाम का एक सब्जेक्ट नंबर 2। अब ये हु जो है ना, हु, विच, वट, ये सभी के सभी जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ये अपना कुछ एंटीसीडेंट रखते हैं। हु, विच, दैट तो रखते ही हैं, वट का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो में आपको अच्छे से समझा चुका हूं मैं। हु, विच, दैट का एक एंटीसीडेंट होता है जिसके लिए वो आए हुए होते हैं। अब मुझे बताओ, ये हु किसके बाजू में रखा हुआ है? गांधीयंस के रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ? तो गांधीयंस के लिए आपने वर्ब लगा दी डिड। नेल्सन मंडेला उन गांधीयंस में से एक था जिन्होंने वही किया, फिर आपने वट लिख दिया और फिर लिख दिया ही। ये ही नहीं होगा सही, यहाँ पे गांधीयंस के लिए आएगा दे। आ रही बात समझ में? नेल्सन मंडेला एक ऐसे आदमी थे, उन गांधीयंस में से एक आदमी थे, वही गांधीयंस जिन्होंने वही किया जिसमें वो लोग बिलीव करते थे, जिसमें उन लोगों का यकीन था। ये हु जो है ना, इसका एंटीसीडेंट है गांधीयंस, और ये जो ही आया है ये इस हु से जुड़ा हुआ है। अगर हु प्लूरल एंटीसीडेंट लेके बैठा है तो ये ही नहीं आएगा, आपको यहाँ पे दे लगाना चाहिए। गांधीयंस तो बहुत सारे हैं ना, एक थोड़े ना है, तो एक आदमी के लिए ही आता है, बहुत सारों के लिए दे आता है। अब दिमाग में आपके सवाल आएगा, सर मैंने तो ही जो है ना नेल्सन मंडेला के लिए लगा दिया, मेरे को तो गांधीयंस से कोई कनेक्शन नहीं है। तो सेंटेंस को हिंदी में बना के देखो, थोड़ा इसका मीनिंग निकालो। मंडेला उन लोगों में से एक था, उन गांधीयंस में से एक था। कौन से गांधीयंस? अरे भाई वही गांधीयंस जिन्होंने वही किया जिसमें उनको यकीन था। अरे बात समझ में? ये पूरा फ्रेज गांधीयंस के बाजू में है, गांधीयंस को मॉडिफाई कर रहा है, ही का यहाँ पे चक्कर नहीं बैठेगा, आपको दे लगाना पड़ेगा। चलिए मीनिंग से जाओ, टेक्निकली जाओ, जैसे भी जाओगे सेंटेंस में एरर आपको मिल जाएगी। तो हु डिड वट दे बिलीव्ड, बिलीव्ड, सी आपका आंसर बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है आपको, और इसी तरीके से अपने एसएससी बैंकिंग या दूसरे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम्स को आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं वाईटी कोर्सेज का। सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं वाईटी एप्लीकेशन पे, आपकी अपनी एप्लीकेशन है, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, डाउनलोड करो। एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा कोर्स बैंकिंग का, जिसमें बैंकिंग के सभी एग्जाम्स के प्रीलिम्स, मेंस, क्लरिकल और पीओ सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को रेडी करवाया जाएगा। बिल्कुल लॉजिक से, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है ना। कॉन्सेप्ट बताएंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा और साथ में वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो फायदा आप इसका ले सकते हैं, इस कोड को लगाना ना भूलें। इसी तरीके से एसएससी का भी 1 ईयर कॉम्बो अवेलेबल है। सारे एसएससी एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है, हर वैरायटी के क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से लॉजिक के साथ में रेडी करवाया जाता है। फायदा इसका भी ले सकते हैं। जो लोग लिखने की तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है जिनका,
ऐसे समरी प्रेसी रिपोर्ट, है ना, बिल्कुल बेसिक से आप लिखना भी सीख सकते हैं राइटिंग के कोर्स में। 60 से 70 आवर्स का ये कोर्स है, फायदा इसका भी ले सकते हैं। सभी कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, जाके डाउनलोड करो, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। और कोई क्वेरी हो तो ये नंबर है टीम का, व्हाट्सअप करके आप टीम से बात कर सकते हैं। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेवल अच्छा है क्वेश्चंस का, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ब्रेक करते हुए चलेंगे। हैविंग बिन अ मेजर डीएटी इन हिंदुइज्म, एच बड़ा, लॉर्ड रामा इज कंसिडर्ड टू बी लॉर्ड विष्णुज 7th अवतार। कह रहे जी हैविंग बिन, अब ये क्या होता है जी, अजीब सी स्ट्रक्चर। देखो शुरू में आ रही है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और बाद में आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिन, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या बना हुआ है जी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बना हुआ है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है ना बिना इज एम आर वॉज वर के, तो इज एम आर वॉज वर इसके पहले आ नहीं रहा तो पार्टिसिपल है ये, और साथ में लगी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये है जी हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या काम होता है, ऐसा होने के बाद ऐसा हुआ। हैविंग ईटन माई डिनर आई वेंट आउट फॉर ए वॉक, खाना खाने के बाद मैं वॉक के लिए निकला। हैविंग फिनिश द एग्जाम शी लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जाम फिनिश करके उसने एग्जामिनेशन हॉल छोड़ दिया। हैविंग क्रैक्ड द एग्जाम शी जॉइन द जॉब, एग्जाम को क्रैक करने के बाद उसने जॉब को ज्वाइन कर लिया। हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ रही है ना बात, अब पढ़ो इस सेंटेंस को। हैविंग बिन अ मेजर डीएटी इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में एक बहुत बड़ी डीएटी, बहुत बड़े देवता होने के बाद, डीएटी मतलब देवता, कह रहा हुआ क्या, लॉर्ड रामा इज कंसीडर्ड, लॉर्ड रामा को कंसीडर किया जाता है और क्या, टू बी लॉर्ड विष्णुज 7th अवतार, लॉर्ड विष्णु का 7वां अवतार। क्या गलती है इसमें भाई, समझदार को इशारा काफ़ी है, इतना ही करने के बाद आप यहाँ पे एरर निकाल सकते हो। मीनिंग निकाल लिया, हैविंग बिन पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है डीएटी, मेजर एक एडजेक्टिव है, इन प्रेपोजिशन है, हिंदुइज्म इसका ऑब्जेक्ट है, लॉर्ड रामा आपके सब्जेक्ट हैं और इज कंसीडर्ड इनकी वर्ब है। टू बी यहाँ पे इन्फिनेटिव लगाया हुआ है और बी का ऑब्जेक्ट है विष्णु का 7वां अवतार। देखो गलती ये है सर, ये जो हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये बनाता है परफेक्ट पार्टिसिपल, और इसमें एक काम होने के बाद दूसरा काम होता है। खाना खाने के बाद मैं वॉक पे जाता हूँ, एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद मैं जॉब को ज्वाइन करता हूँ, पेपर देने के बाद मैं एग्जामिनेशन हॉल से निकलता हूँ। लेकिन ऐसे केस के अंदर हैविंग बिन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। भाई ये लॉर्ड रामा रह चुके नहीं है, आज भी मेजर इंडियन डीटी हैं, ये काम अभी फिनिश नहीं हुआ है। बात आ रही है ना समझ में, जब काम फिनिश नहीं हुआ है तो क्यों लाते हो परफेक्ट पार्टिसिपल, सिंपल पार्टिसिपल यूज़ करो। और सिंपल पार्टिसिपल होगा इस वर्ब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि लिखेंगे बीइंग वन ऑफ द मेजर डीएटीज। अब आगे जो भी लग रहा है वो अपना बना लो, ठीक है, यहाँ पे वन वाला ही आ रहा है तो वो भी ठीक है। बीइंग वन ऑफ द मेजर डीएटीज इन हिंदुइज्म लॉर्ड रामा, अब इसका मतलब क्या है, होते हुए मेजर डीएटीज में से एक, होते हुए सबसे बड़े देवताओं में से एक, लॉर्ड रामा जो हैं विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। ये आज भी सबसे बड़े देवताओं में से एक हैं। हैविंग बिन लगा के ऐसा मत बोलो कि ये पास्ट में हुआ करते थे, आजकल नहीं है। समझ गए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिक से समझा रहा हूँ, किताब में पढ़ोगे तो लॉजिक नहीं निकलेगा, है ना। चलो बड़े नेक्स्ट पे, चलो जी एकदम क्लासिक क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, फटाफट से पढ़ो, ब्रेक करो और फिर निकालते हैं इसमें से एरर। यू मे सेंड द गोल्ड पीसेस टू योर मदर विद माई कॉम्प्लीमेंट्स, आप भेज सकते हैं गोल्ड के टुकड़ों को, गोल्ड पीसेस को अपनी माँ को, अपनी मदर को, मेरे कॉम्प्लीमेंट्स के साथ में, मेरी प्रशंसा के साथ में। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी के लिए वाहवाही, किसी की बड़ाई, किसी के लिए अच्छे वर्ड्स। तो मेरी जो राम राम है उसके साथ में अपनी माँ के लिए अपने कुछ गोल्ड के पीसेस को भी ले जाना मेरी तरफ से। एंड टेल हर दैट द किंग विल टेक केयर ऑफ बोथ शी एंड यू, और उनको ये बता भी देना कि किंग जो है, जो राजा जो है, या मैं जो हूँ, वो टेक केयर करेगा, ध्यान रखेगा दोनों का, आपका भी और उनका भी। तो राजा ने माँ की बेटी को ऐसा बोला होगा कि मेरी तरफ से गोल्ड के टुकड़े ले जाओ, पीसीज ले जाओ, अपनी माँ को दे दो और बोल देना मैं दोनों का ध्यान रखने के लिए तैयार हूँ। अब बता दो कहाँ एरर है इसमें, ब्रेक कर दूँ आपके सामने। इसी पार्ट में एरर देखनी है अपने को। यू सब्जेक्ट है, मे सेंड इसकी वर्ब है, सेंड वर्ब का ऑब्जेक्ट है गोल्ड पीसीज कंपाउंड नाउन, गोल्ड प्लस में पीसीज जुड़े हुए हैं। टू प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है मदर, योर एक एडजेक्टिव है। विद प्रेपोजिशन है, कॉम्प्लीमेंट इसका ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, नाउन है, प्लूरल बना हुआ है, एस लगा हुआ है और माई यहाँ पे एडजेक्टिव लगा हुआ है। सेमी कोलम के बाद में एंड लगा हुआ है और फिर यहाँ पे टेल लिखा हुआ है। ये जो टेल है ना, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस की वर्ब है। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको समझाए हुए हैं, ब्रिंग मी सम वाटर, मेरे लिए पानी लाओ,
वर्क हार्ड, अच्छे से मेहनत करो। टेल योर मदर दैट किंग विल टेक केयर ऑफ बोथ, अपनी माँ को ऐसा बता दो कि किंग दोनों की मदद करेगा। तो वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस किसी को सजेशन या ऑर्डर या रिकमेंडेशन देने वाला सेंटेंस होता है, जिसमें यू इम्प्लिसिट होता है सब्जेक्ट के तौर पे। सीख चुके हो ना बेसिक्स में। तो टेल यहाँ पे वर्ब है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है। यू टेल हर, है ना, यू टेल हर, आप अपनी माँ को जाके बताओ। और दैट क्या बताना है, किंग सब्जेक्ट है, विल टेक केयर ऑफ इसकी वर्ब है, बोथ। अब देखो टेक केयर ऑफ जो है ना, इसमें ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बोथ, और बोथ जुड़े हुए हैं शी एंड यू से। अब यहाँ पे मिल जानी चाहिए एरर। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आप ऑफ के बाद में आई नहीं लिखोगे, आप लिखोगे ऑफ के बाद में मी। आ रही बात समझ में? कोई भी प्रेपोजिशन हो, आप विद के साथ में ही नहीं लिखोगे, ही नहीं लिखोगे, आप विद के साथ में लिखोगे, क्या लिखोगे, हिम, है ना, शी नहीं लिखोगे, आप उसके जगह लिखोगे हर। कोई भी प्रेपोजिशन हो उसका ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, क्योंकि उसका नाम ही ऑब्जेक्ट है। तो भैया यू की तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है, सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू, लेकिन शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हर। द किंग विल टेक केयर ऑफ हर एंड यू, ऑफ हर एंड यू। देखो मैं सीधे भी बोल सकता था, यहाँ पे हर आएगा, आपको मज़ा नहीं आता, और ये इंग्लिश सीखना और सिखाना भी नहीं है। जब ब्रेक करोगे ना चीज़ों को, अपने आप पे प्राउड फील होगा आपको कि देखो मैं अपने दिमाग में ब्रेक करके बता सकता हूँ कि कहाँ पे क्या एरर रखी हुई है ना। अगर आप इसमें कन्फ्यूजन अभी भी आ रही है तो आप एक काम करो, बोथ को निकाल दो, यू को निकाल दो। अब बताओ टेक केयर ऑफ शी होगा या हर होगा? हर ही होगा ना। टेक केयर ऑफ मी, टेक केयर ऑफ यू, टेक केयर ऑफ हर, टेक केयर ऑफ हिम, टेक केयर ऑफ देम, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। बस यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं, तो पहला हर, दूसरा यू। यू की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होती है। चलिए, कह रहे जी शी ले द बर्ड केज एंड पोक्ड द बॉय विद हर पैरासॉल। कह रहे जी उसने ले कर दिया बर्ड के केज को, पक्षियों के पिंजरे को, और उसने पोक कर दिया, उसने, समझ गए, पोक का मतलब है चुभाना, लड़के को चुभाया। और किस चीज़ से चुभाया? पैरासोल से। पैरासोल क्या होता है? छोटा सा छाता हाथ में जो आप लेकर के चलते हो। तो पिंजरा रखा उसने, और लड़का जो पास में बैठा था उसके पेट में छाता जो है उसने चुभाया। क्या गलती है भाई इसमें? क्लासिक एरर है इंग्लिश की ये। चलिए, शी सब्जेक्ट है, ले इसकी वर्ब है। ले का मतलब होता है किसी चीज़ को बिछाना या रखना या नीचे बिठाना। समझ गए ना? आपने सोफ़ा है हाथ में, सोफ़े को नीचे रख दिया, छाता है हाथ में, छाते को नीचे रख दिया, कोई बच्चा है हाथ में, बच्चे को आपने सुला दिया। तो ये तीनों एक्शन जो है ले की बात करते हैं, किसी चीज़ को ज़मीन पे रखने की बात करते हैं। तो उसने भी ले कर दिया बर्ड के केज को, यानी कि पक्षियों के पिंजरे को। तो ले जो वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट हो गया बर्ड केज। वर्ब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगी, यानी पास्ट टेंस चल रहा है, क्योंकि एंड के बाद में भी आप देख रहे हो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगी हुई है। तो पास्ट टेंस का पूरा सेंटेंस है, शी ले द बर्ड केज एंड शी पोक्ड द बॉय विद प्रेपोजिशन हर पैरासॉल। गलती कहाँ है? देखो गलती है यहाँ पे ले नाम की इस वर्ब की। इंग्लिश में दो वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है लाई, दूसरी वर्ब है ले। कन्फ्यूजन क्या है इनमें? लाई का मतलब होता है खुद लेट जाना। आप सोफे पे लेट गए तो यू लाई ऑन द सोफ़ा, आप ज़मीन पे लेट गए तो यू लाई ऑन द ज़मीन, है ना, लाई ऑन द ग्राउंड। तो लाई का मतलब है खुद लेट जाना। ले का मतलब होता है किसी चीज़ को बिठा देना या लिटा देना। हाथ में किताब थी तो किताब रख दी टेबल पे, यू ले द बुक्स ऑन द टेबल। समझ पा रहे हो ना? लाई और ले अलग अलग वर्ब्स हैं। इसका मतलब है खुद ही लेट जाना, खुद ही कहीं पड़ जाना। इसका मतलब है किसी चीज़ को नीचे लिटा देना है खुद। समझ गए ना? अब दिक्कत क्या है जी? कन्फ्यूजन ये है, ये वर्ब्स अगर ऐसे अलग अलग होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाओगे ना, इनकी V2 V3 बनाओगे ना, तब आएगी कन्फ्यूजन। लाई की सेकंड फॉर्म होती है ले, और थर्ड फॉर्म होती है लेन, और ले की सेकंड फॉर्म होती है लेड, और थर्ड फॉर्म होती है लेड। बात आई समझ में? तो इसकी V2 और इसकी V1 एक ही है। अब आपको सेंटेंस में देखना पड़ेगा, अगर आप V2 लगा रहे हो तो किसकी लगा रहे हो। ये पूरा सेंटेंस V2 में लगा हुआ है, पास्ट फॉर्म में, पास्ट सेंटेंस में लगा हुआ है, सिंपल में। तो यहाँ पे लिटाने की बात हो रही है, तो ले की V2 लगेगी, ना कि लाई की V2। आई बात समझ में? लाई की V2 का मतलब है वो लेट गई बर्ड केज पे, मतलब पिंजरे पे खुद लेट गई। वैसा तो होगा भी नहीं, क्योंकि ले वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। जब आप खुद ही लेट रहे हो तो आप खुद ही ऑब्जेक्ट हो वर्ब के। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ले वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकती, और ये औरत पिंजरे को रख रही है, ना कि खुद पिंजरे पे बैठ रही है। तो ये जो ले के बाद में लेट लगा है ना V2, ये आपको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। आप बोलेंगे शी लेट द बर्ड केज एंड शी पोक द बॉय विद हर पैरासॉल। ठीक है, तो लेट द बर्ड केज बी आपका आंसर है। बढ़े आगे, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
अब जो आपने पीछे क्वेश्चन किया है उसी से बेस्ड या उससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन भी है, कोशिश करेंगे सभी लोग। यू मस्ट ईदर जंप ओवरबोर्ड इनटू द सी और स्लेन विद योर ऑन शॉट। कह रहे जी या तो आपको जंप करना पड़ेगा ओवरबोर्ड, देखिए बोर्ड का मतलब है जी शिप का वो वाला हिस्सा जहाँ पे खड़े हो सकते हैं, डेक, और ओवर का मतलब है जी उसके पार। कह रहे जी या तो आपको कूदना पड़ेगा शिप के पार समंदर में, यानी कि जहाज से कूदना पड़ेगा, ओवरबोर्ड समझ गए ना, बोर्ड के पार, तो आपको जहाज से समंदर में कूदना पड़ेगा, और या फिर काटना पड़ेगा, स्ले करना पड़ेगा अपनी खुद की स्वॉर्ड से, अपनी खुद की, समझ गए, स्वॉर्ड मतलब तलवार। अब किसको काटना है ये बताया नहीं, सेंटेंस का मीनिंग निकाल लो और देखो किसको काटना है और उसके हिसाब से वर्ब को सही करो। स्ले वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी को काटना, किसी को मारना, ठीक है, गला काट देना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्ल्यू, थर्ड फॉर्म होती है स्लेन। देखो सेंटेंस का मीनिंग निकाला ना जब आपने, यू सब्जेक्ट है, मस्ट जंप इसकी वर्ब है, इधर यहाँ पे कंजंक्शन है, इधर और दोनों जो वर्ब्स को मिलाएंगे, पहली वर्ब है जंप ओवरबोर्ड, दूसरी वर्ब है स्लेन। बात आ रही है समझ में, दोनों वर्ब जो है ना इनका सब्जेक्ट है यू। यू मस्ट इधर जंप और यू स्लेन विद योर ऑन शॉर्ट। तो ऐसे दोनों वर्ब्स जो है ना मिली हुई हैं, दोनों वर्ब्स मिली हुई हैं यू सब्जेक्ट से। अब मुझे बताओ यू जंप मारेगा, या तो यू जो है जंप मारेगा समंदर में, या फिर यू को यूं कहा जा रहा है कि अगर मर नहीं सकता ना समंदर में कूद के तो खुद ही अपनी तलवार से खुद को काट ले। मीनिंग निकाल पा रहे हो उसका, इसका मीनिंग ये निकल रहा है, या तो कूद जा समंदर में, कूद जा, या अपनी तलवार से अपने को काट ले, दुश्मन के हाथ मत लग जाना, ऐसा कहने का मतलब लग रहा है सेंटेंस का। तो यहाँ पे स्ले जो है ना इसको आपको पैसिव में यूज़ कर लेना चाहिए। जब पैसिव में यूज़ होगा तो ये वर्ब इस सब्जेक्ट के लिए आई है, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो जाएगा, और पैसिव में बनेगा स्ले का थर्ड फॉर्म जो कि होती है स्लेन, और आगे लग जाएगा बी। अब ये बी क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सर मस्ट आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी आएगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी आएगी, इसीलिए बोल रहा हूँ ये सारा चक्कर किसका है, इधर और का। सेंटेंस ब्रेक करोगे तो समझ में आएगा। तो यू मस्ट जंप और यू मस्ट बी स्लेन। आगे बात समझ में। बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है स्ले, सेकंड फॉर्म होती है स्ल्यू, थर्ड फॉर्म होती है स्लेन। ऐसे ही पूरा सेंटेंस आपका बना हुआ है। तो बी स्लेन विद योर ऑन शॉर्ट, बी स्लेन, बी में आ रहा है तो बी स्लेन विद योर ऑन शॉर्ट। चलिए आगे बढ़े। अच्छा ये क्वेश्चन भी देख लो, ये भी क्लासिक क्वेश्चन है, देखते हो जाना चाहिए आपका। नो सूनर हैड ही ओपन्ड हिज आईज एंड ही हर्ड द वॉइस ही लीस्ट वांटेड टू हेयर। देखो नो सूनर इस फ्रेज का मतलब होता है अभी ऐसा हुआ ही था कि, या अभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि। कभी कभी आप बोलते हो ना हम पहुंचे ही थे स्टेशन पे कि गाड़ी आ गई, है ना, मैंने खाना खाया ही था कि उसका फ़ोन आ गया, मैं दफ्तर से निकला ही था कि मुझे कुछ याद आ गया, है ना, मैंने गाड़ी स्टार्ट ही की थी कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। ये उस तरह का फ्रेज है नो सूनर। और ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहे जी अभी ऐसा हुआ ही था कि, और क्या हुआ था, उसने खोला ही था अपनी आइज़ को, अपनी आंखों को, अभी उसने अपनी आंखों को खोला ही था। नो सूनर हैड ही ओपन हिज आइज, ये स्ट्रक्चर ऐसी रहेगी, इन्वर्जन रहता है इसमें। नो सूनर शुरू में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले लेगा। तो हुआ क्या, कह रहे जी एंड उसने सुन लिया, उसने हर्ड किया उस आवाज़ को, उस वॉइस को, जिस वॉइस को वो लीस्ट वांटेड था, कम से कम चाहता था हेयर करना, सुनना। तो जिस आवाज़ को वो सुनना नहीं चाहता था ना, अभी उसने आंख खोली थी कि उस आवाज़ की, जो आवाज़ जो उसके कानों में पड़ गई ना चाहते हुए भी। अब समझे सेंटेंस। चलो ये जो नो सूनर के बाद में आप हैड देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है। नो सूनर, नॉट ओनली, नेवर, लिटिल, ये सब जो सेंटेंस के नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, अगर शुरू में आते हैं तो सेंटेंस में इन्वर्जन करते हैं। इस पे 19 और 20 नंबर ग्रामर वीडियो कर रखी है, पूरी आधे घंटे की। तो ये इसने इन्वर्जन करके ही से पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा है, बाद में रखा है मेन वर्ब को। एरर यहाँ पे ये है कि सूनर है ना, सूनर ये है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री की एक निशानी है कि वो अपने बाद में कंपैरिजन के लिए लेगी देन। अभी ऐसा हुआ ही था कि ऐसा हो गया, ये सूनर जो है ना इस एक्शन के लिए आया है, यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे लेगा अपने साथ में देन। समझे मेरी बात को। कंपैरेटिव डिग्री है सून से सूनर, तो याद रख लो इसके साथ में कंजंक्शन जो आएगी वो देन आएगी, ना कि एंड आएगी, ना कि बिफोर आएगी या कुछ और आएगी। तो देन ही हर्ड द वॉइस, बी आंसर बनेगा। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस में देन। ये वाला देन नहीं होगा, इसका मतलब होता है तब। ठीक है, तब ऐसा हुआ, देन इट हैपेंड। ये देन अलग है और ये देन अलग है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है इस केस में।
अब मैं आपको ले चलता हूँ उस क्लास पे जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से सीखा हुआ है। ग्रामर वीडियो पार्ट नंबर 19 या 20 देख लेना। नो सूनर के साथ में देन लगेगा और सेंटेंस से पहले इन्वर्जन करवाया जाएगा, ठीक है। नो सूनर हैड ही वी अराइव्ड होम देन द पुलिस रैंग द डोरबेल। अभी हम घर पहुँचे ही थे कि पुलिस ने दरवाज़ा बजा दिया, हमारे दरवाजे पे पुलिस आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इसीलिए बोल रहा हूँ बेसिक्स कर लो, जिन्होंने बेसिक की हुई है ये सब चीज़ें जो जिनसे गो थ्रू हो चुके हैं, जिनके नोट्स बने हुए साफ साफ, उनके लिए तो बच्चों का खेल है क्वेश्चंस, है ना। चलो अब ये भी वर्ब बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बार सबको करवाया हुआ है, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए आपको। ब्रेक करो इसको। द कंट्री इज लाइकली टू गेट मोर रेन। देश जो है लाइकली है, संभावित है कि और रेन को गेट करेगा। कह रहे जी व्हेन इट वॉज ओरिजिनली फोरकास्टेड इन अप्रैल। कह रहे कि जब ये ओरिजिनली फोरकास्ट किया गया था अप्रैल में। भाई अप्रैल में बोला गया था जी 50 मिलीमीटर बारिश होगी इस साल, हालांकि ज़्यादा बोल दिया मैंने, 50 नहीं होती है। अप्रैल में बोला गया था 50 होती है ना, 50 होने वाली है, फोरकास्ट किया गया था। लेकिन कंट्री क्या है, वो लाइकली है कि इस बार 55 या 60 बारिश लेगी। ऐसा संभावित लग रहा है कि अप्रैल की फोरकास्ट से ज़्यादा होने वाली है बारिश। चलो देखो जी, मोर रेन, अगेन कंपैरेटिव डिग्री बनाई जा रही है, हालांकि एडजेक्टिव नहीं है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव बना हुआ है, ठीक है। मोर यहाँ पे कंपैरिजन के लिए लगाया गया है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री को, और कंपैरेटिव डिग्री की निशानी है अगर अपने साथ में कुछ लेगी तो लेगी देन नाम की कंजंक्शन। तो ज़्यादा रेन किसके मुकाबले आने वाली है? कंट्री सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, लाइकली जो है यहाँ पे एडवर्ब है, टू गेट यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कंट्री इज टू गेट, इज टू एम टू आर टू, ये कंस्ट्रक्शन आप देख चुके हैं, ऐसा होने वाला है। आई एम टू गो टुडे टू यूएस, मैं आज यूएस जाने वाला हूँ। द प्रेसिडेंट इज़ टू अटेंड द फंक्शन, प्रेसिडेंट साहब फंक्शन को अटेंड करने वाले हैं। तो फॉर्मल चीज़ों के लिए जो न्यूज़पेपर या आर्टिकल में कहीं छप रही हो, हम जो है इज प्लस में टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म को यूज़ करते हैं, इज एम आर प्लस में टू इन्फिनेटिव। तो स्ट्रक्चर याद है ना आपको। तो कंट्री इज़ टू गेट मोर रेन, कंट्री ज़्यादा रेन गेट करने वाली है। मोर रेन के साथ में व्हेन गलत है, आप लगाएं देन। मोर किससे ज़्यादा जी, उससे ज़्यादा, देन से यहाँ पे हो जाएगा कंपैरिजन। और ये जो आप देख रहे हैं ना फोरकास्टेड, इट वॉज फोरकास्टेड, पैसिव वॉइस में इट वॉज फोरकास्टेड। फोरकास्ट एक ऐसी वर्ब है जिसकी V1 V2 V3 चेंज नहीं होती। इट सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, फोरकास्ट मेन वर्ब है, V3 में आएगी, V3 में फोरकास्ट ही रहेगा। तो देन इट वॉज ओरिजिनली फोरकास्ट। बात आ गई समझ में? बी आपका आंसर बनेगा। अब जल्दी से सारी की सारी वो वर्ब्स को रिवाइज कर लो जिनकी V1 V2 V3 चेंज नहीं होती। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखो आपको कितनी याद है। सेट, कट, पुट, हिट, हर्ट, इसमें रीड भी ले लेना, रीड, ठीक है। फिर आ जाएगी स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलाना, बर्स्ट, बर्स्ट मतलब फोड़ना। फिर ये कास्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये सब की सब कास्ट से बनने वाली। फिर आ जाएगी कोस्ट, एक आ जाएगी स्प्लिट, एक आ जाएगी बिड, एक आ जाएगी वेड, और भी हैं 4-5। मेरे ख्याल से 16 नंबर चैप्टर है अपनी बेसिक ग्रामर का, जाके निकाल लो, सारी वर्ब्स को एक बार रिवाइज कर लो। रिवीजन से ही आएंगी भैया, पेपर में कोई कान में थोड़ा ना बोल के जाएगा कि बर्स्ट है, V1 V2 V3 चेंज नहीं होती। बार बार देखोगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये सारी वर्ब्स एक एक बार आपके क्वेश्चंस में आ चुकी होंगी, अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी, है ना। कास्ट, कोस्ट, स्प्लिट, बर्स्ट, स्प्रेड, वेड, जैसे मुझे याद है आपको भी याद होनी चाहिए। चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ वोकैब बेस्ड क्वेश्चन को ले लें। चलो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। द सर्वे डज नॉट अलाउ इन द फैक्ट दैट सम स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग पार्ट टाइम। सर्वे अलाउ इन नहीं करता है इस फैक्ट को, इस तथ्य को, कि कुछ स्टूडेंट जो हैं अटेंड कर रहे हैं इस पूरे मामले को पार्ट टाइम। अब कोई सर्वे हुआ होगा स्टूडेंट्स का, तो कुछ स्टूडेंट पार्ट टाइम स्टूडेंट भी थे, इस चीज़ को सर्वे में अलाउ इन नहीं किया गया। अब अलाउ इन करने का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, चेक करके बताओ ये अलाउ इन सही है या कोई और फ्रेजल वर्ब को लगाया जाए। देखिए अलाउ इन का मतलब होता है किसी को अंदर आने की आज्ञा देना। शी वॉज नॉट अलाउड इन, शी वॉज नॉट अलाउड इन द क्लास, उसको क्लास में आने की आज्ञा नहीं दी गई। बात आ रही है समझ में? इन मतलब अंदर, अलाउ मतलब आज्ञा। अब ये स्टूडेंट को कोई अलाउ इन नहीं कर रहा, स्टूडेंट के लिए हमें यहाँ पे कंसीडर नाम का वर्ड यूज़ करना है। सर्वे कंसीडर नहीं कर रहा इस फैक्ट को कि कुछ स्टूडेंट जो है पार्ट टाइम अटेंड कर रहे थे। अगर सर्वे में इस चीज़ का कंसीडरेशन भी आ जाए तो हम जो है ना, मतलब सर्वे सही हो जाएगा हमारा। अब देखो जी, कंसीडर के लिए 2 फ्रेजल वर्ब्स हैं हमारे पास इंग्लिश में, नहीं आती है तो आज याद कर लो, लिख लो कहीं पे, है ना, दिमाग में बैठा लो। पहली फ्रेजल वर्ब है फैक्टर इन,
और दूसरी है अलाउ फॉर। लॉजिक समझ गए पूरा। सर्वे सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, अलाउ मेन वर्ब है, इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, फैक्ट इसका ऑब्जेक्ट है, दैट कंजंक्शन है, सम स्टूडेंट सब्जेक्ट नंबर 2 है, आर अटेंडिंग वर्ब नंबर 2 है, पार्ट टाइम यहाँ पे एड वर्ब है। कैसे कर रहे हैं जी? पार्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे पार्ट टाइम एड वर्ब ऑफ मैनर की बात कर रहा है, हाउ की बात कर रहा है। तो सेंटेंस आपके सामने हो गया ब्रेक। इन प्रेपोजिशन जो लगा के आपने अलाउ इन बनाया ना, ये गलत है। एक्चुअल में ये फैक्टर इन बनवाता आपसे, वहीं से कंफ्यूज करके इसने अलाउ इन लिख दिया। एक्चुअल में फैक्टर इन का सिनोनिम होता है अलाउ फॉर। अलाउ फॉर समथिंग, किसी चीज़ की इंतजाम करना या किसी चीज़ को अपने, समझ गए ना, कंसिडरेशन में लेना, है ना। तो अलाउ फॉर से सी आंसर बनेगा। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन था ये। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, एक और करेंगे वोकैब बेस्ड। चलो प्योरली वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ग्रामर नहीं लगेगी इसमें। ड्यू टू द लेटनेस ऑफ द आर दे डिसाइडेड टू पुट एट अ होटल फॉर द नाइट। कह रहे जी इस वजह से, ड्यू टू, अच्छा किस वजह से? लेटनेस की वजह से, देरी की वजह से, घंटे की, आर की। लेटनेस ऑफ द आर का मतलब है देरी से होना किसी काम का, लेट होना, लेट वाले घंटों में होना, 10 बजे बाद, 11 बजे बाद, 12 बजे बाद। तो कह रहे जी लेटनेस ऑफ आर की वजह से, देरी की वजह से रात में इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये पुट ऐड करेंगे एक होटल में नाइट के लिए, उस रात के लिए। मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि ये पुट ऐड से रहने की बात कर रहा है, लिव करने की बात कर रहा है, या स्पेंड करने की बात कर रहा है टाइम को। ठीक है, स्पेंड करने की बात कर रहा है टाइम को। दे सब्जेक्ट है, डिसाइड इसकी वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये टू पुट ऐड जो आप बनाओगे सही है तो यही होगा, नहीं तो इनमें से कोई और बनेगा। देखिए पुट से बहुत सारी फ्रेजल वर्ब बनती है, बना देता हूं आपके सामने। पुट अप विद, पुट अप विद, किसी चीज़ को सहना। आई कैन नॉट पुट अप विद यू, मैं आपको अब नहीं, अब आपको मैं और नहीं सह सकता, है ना। आई कैन नॉट पुट अप विद दिस डिस्क्रिमिनेशन, मैं इस भेदभाव को अब नहीं सह सकता। पुट अप विद करना, किसी चीज़ को बेयर या टॉलरेट करना। एक तो ये फ्रेजल वर्ब बनती है। दूसरी बनती है जी पुट से पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को सबके सामने रखना। आपने कोई किताब छापी है, आपने उसको छपवा के सबके सामने रखा, पुट फॉरवर्ड किया। कोई सजेशन है आपके पास, आपने सरकार को भेजा तो पुट फॉरवर्ड किया। तीसरी पुट से बनती है जी पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है आग को या किसी भी चीज़ को दमन करना, बुझाना। आग के लिए भी यूज़ होता है, और हो सकता है ये किसी रॉयट के लिए यूज़ हो जाए, दंगों के लिए यूज़ हो जाए। दंगों को अगर सरकार ने दबा दिया तो सरकार पुट आउट करेगी रॉयट्स को। प्रोटेस्ट को अगर सरकार ने दबा दिया तो सरकार पुट आउट करेगी प्रोटेस्ट को। जनरली आग वगैरह को एक्सटिंग्विश करने के लिए भी पुट आउट को यूज़ करता है, जैसे फायर ब्रिगेड वॉज कॉल्ड टू पुट आउट द फायर। अब जो चौथी फ्रेजल वर्ब है जो यहाँ पे यूज़ होनी है वो होती है जी पुट अप एट। पुट अप एट, पुट अप विद किसी को सहना। पुट अप एट का मतलब होता है किसी जगह पे मैनेज करना रह करके। आप कहीं पे फंस गए, अब बोलो चलो यार 1-2 दिन यहीं रह जाते हैं, फंस गए ना, कहीं और जा नहीं सकते, तो ठीक है रुक जाते हैं यहीं पे। तो हमने भी यही सोचा कि मैनेज करते हैं, आज रात यहीं रह करके इस होटल में, पुट अप ऐड करके एट द होटल फॉर अ नाइट। ठीक है, तो ये 3-4 बनती हैं पुट से, सारी आपको एडिटोरियल्स में करवाई गई हैं, रिवीजन यहाँ पे करवा दिया। बढ़े आगे, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, सिंटैक्स बेस्ड है। नन ऑफ अस एडमिटेड टू द पॉसिबिलिटी दैट द विजन्स आर रियल विजिट्स टू द पास्ट। हम में से किसी ने भी एडमिट नहीं किया, हमने भी किसी ने भी नहीं माना इस पॉसिबिलिटी को, इस संभावना को, कि जो भी विजन्स आ रही थी, जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी। विजन का मतलब क्या होता है, आपको कुछ नींद में दिखाई दे रहा है या खुली आंखों से भी आप कुछ जो है विजुलाइज कर रहे हो, है ना, इमेजिन कर रहे हो, इमेजिनेशन। तो जो सारी इमेजिनेशन थी या विजन्स थी वो रियल विजिट थी पास्ट की, हमारे भूतकाल की। तो ये पॉसिबिलिटी जो है हम में से किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं की, इस पॉसिबिलिटी को कभी एडमिट नहीं किया, माना नहीं। कहाँ मिली एरर भाई? ब्रेक करते हैं सेंटेंस को। नन आपका सब्जेक्ट है, नन का मतलब होता है नो प्लस में 1। ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है अस। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। वी होती है सब्जेक्टिव फॉर्म, अस होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। एडमिटेड यहाँ पे सब्जेक्ट की वर्ब है, नन एडमिटेड। टू प्रेपोजिशन है, एडमिट वर्ब अपने बाद में टू लेगी, जिस भी चीज़ को आप एडमिट कर रहे हैं। शी एडमिटेड टू स्टीलिंग, उसने चोरी करना एडमिट किया। द किलर एडमिटेड टू मर्डर, मर्डरिंग, तो किलर ने मर्डर करना एडमिट किया। तो नन ऑफ अस एडमिटेड टू द पॉसिबिलिटी, हमने इस पॉसिबिलिटी को एडमिट नहीं किया। दैट प्रेपोजिशन, दैट कंजंक्शन है, विजन सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब है उसकी आर, लिंक वर्ब लगी हुई है, विजन्स आर। रियल विजिट्स यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, रियल एडजेक्टिव, विजिट यहाँ पे नाउन। टू प्रेपोजिशन है, द पास्ट इसका ऑब्जेक्ट है। गलती कहाँ है? देखो पूरा सेंटेंस जो है पास्ट का है। सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब भी, वर्ब नंबर 1 जो है V2 में लगी हुई है एडमिटेड,
V2 है ना, ये हैड तो लगा नहीं हुआ इसके आगे, V3 तो हो नहीं सकता, हैज़ तो लगा नहीं हुआ इसके आगे, तो ये V2 है। तो भैया जब ये पास्ट का सेंटेंस चल रहा है और बाद में डिपेंडेंट क्लोज आ रहा है तो वो भी पास्ट में ही होगा, उसके प्रेजेंट में होने के कोई चांस नहीं है। विजन्स जो आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है, इसकी वर्ब नंबर 2 भी V2 जो बना रहे हो पास्ट में होगी, तो विजन्स वर। ठीक है, तो विजन्स वर रियल विजिट्स टू द पास्ट, वर रियल विजिट्स टू द पास्ट। चलिए, सिंटेक्स बेस एरर बोलते हैं इसको। डिपेंडेंट क्लोज के अंदर अगर पास्ट टेंस चल रहा हो मेन क्लोज में, ये मेन क्लोज है आपका, डिपेंडेंट क्लोज में भी पास्ट टेंस को आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, जब तक कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा एज ए क्विज। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसको, ये भी वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। शी टर्न्ड ओवर द लाइट एंड पुल्ड द कवर्स अप। उसने टर्न ओवर किया लाइट को और पुल कर दिया कवर्स को अप। पुल द कवर्स अप का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर कवर ले लेना, खुद के ऊपर ही कवर लिया उसने, है ना। शायद उसने शीट्स या बेड शीट या जो भी रजाई वजाई ब्लैंकेट होगा ना, उसको कवर बोलते हैं अंग्रेज, तो उसने कवर को, अपनी रजाई को अपने ऊपर खींच लिया। लाइट को क्या किया होगा उसने भाई, टर्न के बाद में क्या लगाएं, ओवर द लाइट लगाएं, ऑफ द लगाएं, अबाउट द लाइट लगाएं, या नो इम्प्रूवमेंट। देखिए टर्न है ना, टर्न 2-3 फिजल वो बनती है इससे, याद रखने वाली। टर्न ऑन और टर्न ऑफ ये तो आप जानते ही हैं। टर्न ऑन मतलब किसी चीज़ को शुरू करना, टर्न ऑफ मतलब किसी चीज़ को बंद करना। तो यहाँ पे लाइट बंद की है इस बंदी ने और फिर कंबल डाल के सो गई। समझ में आ रही है ना बात, टर्न ओवर नहीं, टर्न ऑफ, है ना। OFF वाला ऑफ आएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब बाकी की जो मैं आपको फ्रेजल वर्ब बनती है बता देता हूँ। एक फ्रेजल वर्ब है टर्न इन और एक फ्रेजल वर्ब है टर्न आउट। ठीक है, टर्न इन का मतलब होता है आना, अपीयर होना। आपने पार्टी बुलाई, उसमें 10 लोग आए, 10 लोगों को बुलाया था लेकिन 3 ही आए, तो आप बोलोगे वी इन्वाइटेड 10 पीपल ओवर द पार्टी एंड ओनली 3 टर्न इन। ठीक है, तो ओनली 3 टर्न इन, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। 3 लोग ही उभर करके आए, निकल करके आए, पार्टी के अंदर उन्होंने अटेंड किया, टर्न इन करना। और टर्न आउट का मतलब होता है निकल करके आना किसी चीज़ का एज ए रिजल्ट, है ना। जैसे माई नेबर टर्न आउट टू बी अ क्रिमिनल आफ्टर अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। मेरा नेबर जो है, मेरा पड़ोसी निकल करके आया एक किलर, मेरा पड़ोसी एक अपराधी निकल करके आया पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, है ना। देयर प्लान टर्न आउट टू बी ए फेलियर, उनका प्लान एक फेलियर की तरह निकल करके आया। समझ रहे ना, एज ए रिजल्ट जब कोई चीज़ निकलती है तो वो टर्न आउट होती है। टर्न आउट एज ए फेलियर, टर्न आउट एज ए क्रिमिनल, टर्न आउट एज ए सक्सेस। तो ये टर्न आउट अलग फ्रेजल वर्ब है। टर्न इन का मतलब आप समझ गए हैं, कहीं पे किसी का आना फिजिकल फॉर्म में, है ना। टर्न इन होना, टर्न ऑन शुरू होना, टर्न ऑफ बंद होना, टर्न ऑफ द लाइट करोगे, ये आंसर बनेगा। चलिए यही रैपअप करेंगे सेशन को, आधे घंटे से ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे। 4 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ एज क्विज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इनके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बीच वाले पार्ट को, देन आई सॉ द अमेजिंग रेनोवेशंस, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन आपका दिस ऑर्डिल बिगेन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर, इस पार्ट में देखना क्या रहा है। और ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, चारों क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट आपने ले लिए हैं, फटाफट इनको सॉल्व करो, आंसर्स डालना कमेंट्स में। चारों के आंसर मैं भी कमेंट्स में डाल दूंगा, बताना आउट ऑफ ये 15 क्वेश्चंस, ये 4 मिला लो और 11 मैंने करवा दिए, आउट ऑफ दीज 15 आपको कितने मार्क्स मिले, कितने आपको आते थे। कोशिश करेंगे इन क्लासेस को हर वीक मैं आपके लिए लाता रहूं। जिन लोगों को स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट चाहिए, ये सारा का सारा आप ऐप पे जाकर के इस कंटेंट का फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे ये पूरे 15 क्वेश्चन की क्लास है, तो ये ऐप पे पूरी क्लास जो है ना आएगी आपके लिए। 11-12 क्वेश्चन यहाँ आ गए, 10-12 है ना, बाकी ऐप के अंदर रात में पूरी क्लास अपलोड हो जाएगी। इसी तरीके से और भी क्लासेज हैं जो यूट्यूब पे नहीं रहती हैं, ऐप पे रहती हैं। यू कैन टेक बेनिफिट फॉर SSC बैंकिंग और राइटिंग स्किल्स कोर्स। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन साइनिंग आउट।